अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में मैं दीपांशु शाह कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1700 नामे की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसकी रिकॉर्डिंग जो है, ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, ये पहले ही रिलीज कर दिया गया था। ये ज्ञान बिंदु की 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट नहीं है, मतलब 25 सेटों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, मतलब जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है उसका जो एक्सप्लेनेशन इसमें फुल एनालिसिस दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं सेट नंबर 23 है। सेट 1 से लेकर 22 तक है ना, फुल एनालिसिस क्लास के साथ वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप कर सकते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारा। ये उत्पाद अवर निरीक्षक, उत्पाद दरोगा, नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। ये आज 23 है, 24 और 25 अभी बची हुई है और ये भी मैं करवा के रहूँगा, छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। टोटल 25 के 25 सेट करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं पहले कहा हूँ कि 25 सेट की 25 क्लास, मेरे थंबनेल में भी ये लिखा हुआ 25 सेट की 25 क्लास, जो कि 25 क्लास में होगा। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, क्योंकि अगर क्लास अगर बड़ी भी है तो भी मैं करवाया हूँ। देख सकते हैं कोई आपको 3 घंटा, 3.5 घंटा, कोई 4 घंटे का भी क्लास है। तो ये चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा थी 1/9/2012 को ये हुई थी। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में भारत क्या है, दूसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादन क्या है, तो उत्पादक देश है सूरजमुखी का। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना के पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। यूएसए में विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है यूएसए। भारत में उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य कौन है, ये भी आपको उत्तर प्रदेश है। प्रमुख फसल और प्रथम उत्पादक देश की बात करें तो रबर का प्रथम उत्पादक देश था आपका थाईलैंड। कपास का था चीन। तंबाकू का था आपको चीन। चाय का है चीन। मूंगफली का भी है चीन। कहवा या कॉफी का है ब्राजील। सूरजमुखी का है यूक्रेन और दूसरा देश है रूस। दूसरा, भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य? यह आपका हो जाएगा बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बांदी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी जस्ट जो है ना, रुक्मणी की वॉल्यूम 2 की सेट नंबर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास अभी मैं जस्ट बनाया हूँ, इसलिए थोड़ा थकावट है, बट कोई नहीं, मैं मैनेज कर दूँगा। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है विकल्प के अनुसार। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो कच्छ डेजर्ट है। 7506.022 वर्ग किलोमीटर गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पिट्टू व गुज इजलैंड 0.01 वर्ग मीटर लक्षद्वीप में है। भारत में कुल 573 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सब छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहा, पिट्टू गुज इजलैंड 0.01 मीटर, जो कि लक्षद्वीप में सबसे छोटा, याद रखिएगा, लक्षद्वीप में। वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है, टोटल 97। राज्यों में सर्वाधिक संख्या कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान में आपको है धाना पक्षी अभ्यारण्य, धाना। जम्मू कश्मीर में दासीग्राम अभ्यारण्य। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है कौन, तो रियो डी जेनेरो में होगा। ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी रियो डी जेनेरो में शहर में होगा, क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे आगामी लिखा गया है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपियाड शहर में 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरन पियरे डी कोवार्टिन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को 1894 ईस्वी में पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस वॉक है। इसका मुख्यालय लुसान है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक का उद्देश्य वाक सिटियस अल्ट्रियस या फोर्ट्रियस है। ओलंपिक ध्वज का
सेजन पियरे डी कॉर्बेटिन के सुझाव पर 1913 में हुआ था, 1913 में। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? तो पेरिस में हुआ था। इस ध्वज का सर्वप्रथम 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। कहाँ पे? तो एडवर्प ओलंपिक में फैलाया गया था। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। किसमें? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक से। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था, सर्वप्रथम 1920 में। ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में थे, 1960 के रोम ओलंपिक में थे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव थी, मेरी लीला राव। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में। आगामी ओलंपिक की बात करें तो 33वां आपको 2024 पेरिस फ्रांस में, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगी। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, क्या है? तो सीमा शुल्क है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्य को नहीं करना होता है। आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसे वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है। नोट है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने पर केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त कर दिया गया है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? मेक्सिको में उपस्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी जो है मेक्सिको में स्थित है। यह बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है कहाँ पे? चीन में है, चीन में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, चीन में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल चीन के डनियान कुडसांस ग्रैंड ब्रिज है, जिसका लंबाई 164.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। कितना? तो 22 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु पुल है, भूपेन हजारिका सेतु पुल, और इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला और दूसरा छोर जो असम के सदिया में स्थित है, दूसरा छोर असम के सदिया में। 7 वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाते हैं? आपको कहलाएंगे रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, रिवर्स रेपो दर कहलाता है। बैंक दर की बात करें तो बैंक दर जो हो जाएगा जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। नगद आरक्षित अनुपात CRR किसी वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की बात करें तो किसी भी वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपको वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। रेपो दर की बात करें, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? रेपो दर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेपो दर कहलाते हैं। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? किसके? तो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है। बांसुरी के प्रश्न आधारित नोट्स में उपलब्ध है। R.K. लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध क्या है? तो कार्टूनिस्ट है। R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध भारत के कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे। इनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है। इनका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। कब हुआ था? तो मैसूर में हुआ था। इनकी रचना द कॉमन मैन और उनके अनेक दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सेड इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया। इन्हें पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला के लिए वर्ष 1984 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? नहीं है, तो हरिद्वार है। हरिद्वार यमुना नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है। हरिद्वार
उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा नदी पर स्थित भारत के शहर की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। वाराणसी, कन्नौज, फतेहपुर, पटना, भागलपुर और मुंगेर। नदी और नदियों के किनारे के बसा शहर की अगर बात करें, यमुना के किनारे जब का बसा हुआ शहर है तो मथुरा, दिल्ली, आगरा। मथुरा, दिल्ली, आगरा। ब्रह्मपुत्र में गुवाहाटी, माजुली, डिब्रूगढ़। गुवाहाटी, माजुली, डिब्रूगढ़। महानदी में कटक और संबलपुर। कटक और संबलपुर। कृष्णा में विजयवाड़ा और सांगली। विजयवाड़ा और सांगली। सरयू में अयोध्या। गोमती में लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। चंबल में कोटा, ग्वालियर। कोटा, ग्वालियर। साबरमती में अहमदाबाद, गांधीनगर। साबरमती में अहमदाबाद और गांधीनगर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम। असम जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चाय सबसे अधिक उत्पादन जो असम राज्य में होता है। चाय एक प्रकार की बागानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस एवं जीवांश युक्त लेटराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्रों, पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। चाय के लिए जो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियाँ व केरल प्रमुख है। भारत में चाय के मुख्यतः 2 किस्में उपजाई जाती हैं। पहला है उभोहिया और दूसरा है असमिका। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग एवं पश्चिम बंगाल में उपजाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलग किस्म की चाय चीन तथा ताइवान में उपजाई जाती है। फसल और प्रथम उत्पादक राज्य के बारे में बात की जाए तो मूंगफली का हो जाएगा गुजरात, सोयाबीन का मध्य प्रदेश, सूरजमुखी का कर्नाटक, चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, गन्ना का उत्तर प्रदेश और मक्का में भी कर्नाटक। मक्का में कर्नाटक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? आपको हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित ओडिशा राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबा बांध मानव निर्मित है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें, नदी और परियोजना कृष्णा नदी आपको है अलामाटी बांध परियोजना, नर्मदा आपको है सरदार सरोवर परियोजना, गोदावरी है पोचमपाद परियोजना, श्री गॉर्जेस डैम्स विश्व का सबसे बड़ा बांध है। यह चीन में है। यह कहाँ पे है? चीन में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी सन 1876 ईस्वी में ने की थी। इसके प्रारंभिक 2 पद थे संस्कृत में, जबकि शेष पद बांग्ला भाषा में था। सन 1882 ईस्वी में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से सम्मिलित किया था। आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ 1882 ईस्वी में कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता अधिवेशन में, गया में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा। इस गीत को गाने की अवधि आपको 1 मिनट और 5 सेकेंड है, यानी कि टोटल 65 सेकेंड। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले अरविंद घोष ने किया था। किसने? तो अरविंद घोष ने किया था। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना यदि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी और इस गान की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। जनगण मन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन यानी 1911 में गाया गया था। 1911 में गाया गया था। अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रमुख भारतीय लेखक और रचनायक के बारे में बात करें, प्रमुख भारतीय लेखक और रचनायक की बात करें तो अरविंद घोष, इनके रचनाएं थे द लाइफ डिवाइन, एसेंस ऑन गीता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो देवदास चरित्रहीन। B.S. नैपोल की बात करें तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस, B.S. नैपोल। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन थे? V.N.S. नैपोल। शशि थरूर की बात करें तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। नीरज सिंह चौधरी की बात करते हैं, नीरज सिंह चौधरी की हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड, कल्चर इन दी वैनिटी वैग। मुल्क राज आनंद की बात करें, मुल्क राज आनंद की तो कुल्ली, अनट चैम्बल, कन्फेंशन ऑफ ए लवर,
कुलदीप नैयर की बात करें, द जजमेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स, इसके हैं लेखक। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अभी शासन नहीं कर रही है? अभी किस में नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान हो जाएगा। और पूछे गए प्रश्न परीक्षा वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान को छोड़कर अन्य तीनों राज्यों में है। श्री आलोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। श्री अशोक गहलोत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इन्होंने 2018 में राजस्थान के सरादापुरा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी समर्थित सरकार है तथा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अभी राजस्थान में बीजेपी है। 15 ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी के सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को। हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफी की बात करें तो रंगास्वामी कप, आगा खां कप, वेटन कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप आदि ये सब क्या है तो हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से बात करें तो DCS ट्रॉफी, VC रॉय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, डूरंड कप, रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मड्डेका कप, सुभद्रा मुखर्जी कप, ये सब क्या है तो फुटबॉल से। बैडमिंटन की बात करें तो नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप आदि। क्रिकेट की बात करें तो रणजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, दलित ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी। पोलो की एजार कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, ये सब आपको पोलो से संबंधित खेल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में थी। कब हुई थी? तो 1920 में थी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। यह भूकंप, बाढ़, अकाल या युद्ध जैसी आपदाओं के समय राहत कार्य प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने किया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य युद्ध व विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना इसका उद्देश्य है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे? रेड क्रॉस को। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है आई थिंक रंगभूमि होगा। रंगभूमि उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। इनका अन्य रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि प्रसिद्ध हैं। प्रमुख रचनाकार उनकी रचना की बात करें तो जनेंद्र कुमार की बात करें, जनेंद्र कुमार की रचना आपको त्याग पत्र, कल्याणी मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद की कामयानी, आंसूलाल, कंकाल, फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल, कितने चौराहे पड़ती परिकथा, कलंक मुक्ति, मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती। अमृता प्रीतम की बात करें तो कागज ते कैनवास, पिंजर, राशिदी, टिकट 49 डेज ये भी है ना, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। अमृता प्रीतम की बात करें तो कागज ते कैनवास, पिंजर, राशिदी, टिकट, 49 डे, ये सब है अमृता प्रीतम की। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र और उर्वशी इनकी बहुत ही फेमस है। महादेवी वर्मा की यामा, निहार, निर्जा, अतीत के चरित्र, सुमितानंद पंत के कला और बूढ़ा चांद, पल्लव और चिदम्बरा, सुमितानंद पंत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो अर्थशास्त्र हो जाएगी, कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित कृति है। इससे मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से है। कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, घनानंद को हराने में। कादम्बरों एवं हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। ये हर्ष के दरबारी कवि भी थे। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे। उन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। बृहद कथा गुणाढ़ द्वारा पैशाची भाषा में रचित महाकाव्य है। महाकवि धर्मेंद्र ने उसे बृहद कथा मंजरी के नाम से संक्षिप्त रूप से संस्कृत में लिखा।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिमी बंगाल को स्पर्श करती है? तो यह हो जाएगा डी, सिक्किम। भारतीय रिजर्व सिक्किम की सीमा तिब्बती चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिमी बंगाल को स्पर्श करती है। सिक्किम जो है उत्तर में तिब्बत, चीन में पश्चिम से नेपाल से, सिक्किम उत्तर में तिब्बत यानी चीन से, पश्चिम में नेपाल से, दक्षिण पूर्व में भूटान तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा भी करती है। मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है। त्रिपुरा तीन और बांग्लादेश वो केवल उत्तर पूर्व में असम की और मिजोरम से जुड़ा है। त्रिपुरा के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। सिक्किम, भारत में 3 ऐसे मतलब राज्य हैं जो 3 देशों से लगती है। सिक्किम आपको लगेगा नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत के 7 पड़ोसी देश के सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सूची अगर देखें, 7 पड़ोसी देशों के सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सूची, ठीक है, देख सकते हैं। भारत का ये मैप है, अपना प्यारा भारत, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ से बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा के साथ वो क्या कहते हैं भारत से लगा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम कुल 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? तो कुल 5 राज्यों के साथ। चीन 3488 किलोमीटर सीमा से रेखा के साथ सीमा बनाती है भारत के साथ। भारत चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर, यानी भारत की सीमा चीन से लगती है, जिसमें आपको लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, कुल 4 राज्य। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा रेखा लगाती है, भारत लगाती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब कुल 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, ठीक है। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा रेखा लगाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल कुल 5 राज्यों के साथ नेपाल के साथ लगती है हमारा सीमा। म्यांमार जिसके साथ जो लंबाई हमारी 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड कुल 4 राज्यों के साथ। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड कुल 4 राज्यों के साथ। भूटान 699 किलोमीटर के साथ, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, कुल 4 राज्यों के साथ। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ये लद्दाख के साथ बनाती है। पाक अधिकृत है, एक के केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा लगती है, सिर्फ लद्दाख के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश भी। भारत के कुल 16 राज्य में 16 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, जिसकी पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं, जिनका जो है सीमा अलग देशों के साथ भी है। वह संख्या जिसमें यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, इसको कहते हैं मिलियन, यानी 10 के बाद जो है ना 5, इसको हम 10 लाख बोलते हैं। यूरोपीय देश में 1 मिलियन होता है। यूरोपीय देश में कहे जाने वाले 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के, 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़, यानी 10 के पावर 12। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट आपको क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। प्रमुख खेलों एवं उनके संबंधित शब्दावली की अगर हम बात करें, शब्दावली की, तो क्रिकेट, चाइना मैन, स्ट्रोक कवर, पॉइंट लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन, लेग स्पिनर, राउंड द विकेट, हिट विकेट, हेड बॉल आदि ये सब क्रिकेट से है। फुटबॉल से आपको फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी, हेड बॉल, थ्रो इन आदि, ठीक है। फुटबॉल का देख ही लिया कि फुट बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी, हेड बॉल, थ्रो इन आदि ये सब फुटबॉल के हैं। वॉलीबॉल में है सर्विस, हुक, रेफरी, स्पाइक, स्मैश, स्विच, सर्व, सेटअप आदि ये सब आपको वॉलीबॉल के हैं। टेबल टेनिस में
बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, पुश स्ट्रोक, रिवर्स, चाइना ग्रिप आदि, ये सब क्या है टेबल टेनिस का। बैडमिंटन में है कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फोल्ड, डबल फोल्ड, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, ड्यूस, लव, लेट आदि। स्वत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया। स्वत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। ट्रीटीशिप न्यासिता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा था कि आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंध एक ट्रस्टी अथवा न्यासी की तरह समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। गांधी जी के दो आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा है। क्या है? तो सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान दार्शन शास्त्री और महान कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे। मार्क्स ने समाजवाद साम्यवाद पर कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का? तो पुरी का। रथ यात्रा जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है, यह पुरी यानी ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। पुरी ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चंडगेंग देव ने करवाया था। मथुरा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भगवान कृष्णा की जन्म स्थल है। भगवान कृष्ण की। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित सरयू नदी के तट पर स्थित एक नगर है। कौन? अयोध्या। मान्यताओं के अनुसार यह भगवान राम का जन्म हुआ था यहाँ पे अयोध्या में। द्वारका गुजरात राज्य में काठियावाड़ प्रायद्वीपीय पर स्थित है। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दादरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र है। 11 अगस्त 1961 में दादरा और नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। 2 अगस्त 1954 के पूर्व इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। दादरा और नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र से घिरा एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा एक साथ मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव बना दिया गया। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 2020 से। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पहले से नेफा कहा गया, उसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश बना तथा 20 फरवरी 1987 में भारत का 23वां राज्य बन गया। ये भी सेम 1972 में पहले केंद्र शासित बना, फिर 87 में जाके पूर्ण राज्य बना। मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में गठित किया गया था, जिसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 21 जनवरी 1972 को। बांग्लादेश का सृजन हुआ। बांग्लादेश का सृजन कहाँ पे हुआ? कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश का सृजन वर्ष 1971 में हुआ। वर्ष 1971 में हुआ। आगे 1970-71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया था। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः मुजीबुर रहमान के साथ थी। 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी आरंभ कर दिया। फलतः 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान के लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर दिया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक और सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सम्मुख आत्मसमर्पण
क्या कर दिए, तो कर दिया। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 56 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा 5 वर्ष पूर्व पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दी जाए। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रावधान होता है, पता है आपको, अनुच्छेद 52 कहता है। ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह अनुच्छेद 53 कहता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है, पूरे मंत्रिपरिषद को। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा के स्पीकर अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। योजना आयोग है एक, क्या है? योजना आयोग है क्या? तो कोई नहीं यहाँ पे दिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का देखते हैं, वहाँ क्लियर हो जाएगा। योजना आयोग एक संवैधानिक और गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। इसकी स्थापना केसी नियोगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या होते हैं? प्रधान अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 को इसे योजना आयोग की जांच इससे योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग ने ले ली है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेड़ी हैं और वर्तमान नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम है, VR सुब्रमण्यम। और अगर 2025 की अगर बात की जाए यानी अभी हाल ही में, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको सुमन कुमार बेड़ी हैं ही, साथ ही साथ अध्यक्ष जो है नरेंद्र कुमार मोदी हैं और CEO VR सुब्रमण्यम है, जो 2023 को नियुक्ति हुए थे। मतलब 2 ही सेम है, बाकी आप अध्यक्ष के बाद में देख ले। नरेंद्र मोदी है 28। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो रांची में। कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। 1958 ईस्वी में की गई थी। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयों की बात करें तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु में 1953, खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर 1965, भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम 1966, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोलकाता 1957, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैसूर, पिंपरी महाराष्ट्र में कागज उत्पादक स्थल है। पिंपरी महाराष्ट्र में कागज उत्पादक स्थल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है आपको 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन केंद्र के संचित निधि से मिलता है। कहाँ तक? केंद्र के संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। कितनी? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य या जिसमें उस न्यायालय के स्थित हैं का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है। कहाँ से? तो राज्य के संचित निधि से मिलता है। 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये आपको नेपोलियन बोनापार्ट था। 1789 ईस्वी के फ्रेंच की क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। कौन? लुई 16वां। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर
बंदियों को मुक्त कर दिया गया, तब से 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म इससे 1769 को हुआ था। कोर्सिका द्वीप की राजधानी क्या है? अजासियो में हुआ था। कहाँ पे? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में। पेन इसीलिए पहले चला होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अजीब लगा हो देखने में, बट पेन इसीलिए चला है कि मैंने इसको पहले ही पढ़ा था और पहले मैं ये नहीं सोचा था कि मुझे ये भी डालना पड़ेगा क्लास के रूप में, इसीलिए पेन पहले चला हुआ है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर के नेतृत्व में। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागना में हुआ था। रोमागना में। इटली में फासिज्म का उदय सर्वप्रथम मुसोलिनी के द्वारा हुआ था। फासिज्म का उदय। मुसोलिनी को ड्यूइस के नाम से भी पुकारा जाता है। ड्यूइस के नाम से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल जी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। वर्ष 1954 तक भारत के कानून मंत्री भी रहे थे। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इन्होंने 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला की थी। 32 पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट व आर्थिक समीक्षा संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन होता है। राज्यसभा उस सदन व स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। कौन था? सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। वे क्या था? तो एक व्याकरण शास्त्री था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन था? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यभट्ट पहला खगोल शास्त्री थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। प्राचीन भारत के महान दर्शन शास्त्री के रूप में कपिल मुनि, पतंजलि, महर्षि गौतम कनाद को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किसने किया था? तो अरबों ने किया था। अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। सिंध पर इसी समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के काल में किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो सुबतगीन था। कौन था? सुबतगीन। सर हेनरी इलियट के अनुसार सुबतगीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो आपका हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता का आवश्यक नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 98 जो है अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने का योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ का पद नहीं माना जाएगा। 36 सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने लिखी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी है। दयानंद सरस्वती ने 1857 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा संवाद कॉमेडी 1821 में बांग्ला भाषा में तथा मिरातुल अखबार 1822 फारसी भाषा में पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी, कलकत्ता के समीप बारानगर में की थी। कहाँ थे? बारानगर में। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। 37 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी किए थे? गांधी जी तो बेलग्राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलग्राम यानी कर्नाटक अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने क्या था? भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत किए थे? तो इसका हो जाएगा 38 का हो जाएगा ए, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में किया गया, परंतु वह असफल रहा। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते शेर का चिन्ह था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस यानी 1894 व फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 की स्थापना की थी। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता के एक वरिष्ठ नेता थे। स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। 39 एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो वह हो जाएगा मोहनजोदारो। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो से मिला है। इस स्नानागार की लंबाई जो आपको 11.88 मीटर है और चौड़ाई 7.1 मीटर एवं गहराई 0.43 मीटर है। मोहनजोदारो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस विराजमान है। मोहनजोदारो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका? श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है। दिखाया गया है चुन्हुद्रोज से मनके बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान तथा लिपस्टिक आदि का साक्ष्य प्राप्त होता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। कहाँ से? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता खोज 1921 में हुआ था। कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम सहनी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। कैसी थी? भावचित्रात्मक। और यहाँ के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति याद रखिएगा। 40 संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यकाल है कितना? तो कहाँ? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। 6 अंगों में से महासभा को
विश्व की लघु संसद के उपनाम से भी जाना जाता है महासभा को। महासभा के कार्य के बारे में अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करना, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करना, नए सदस्य का शामिल करना, यह महासभा कार्य के अंतर्गत आता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा करोसी हंगरी के बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की तो 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको काठमांडू नेपाल में है। इसके 8 सदस्य देश हैं: मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल व भारत। सार्क की बात करें तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन थे? मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि श्रीलंकाई है। G15 एक समूह है तो विकासशील देशों का। G15 एक विकासशील देशों का संगठन है। G15 का स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा में है G15 का। इनके सदस्य देश कौन है तो अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुला और जिम्बाब्वे। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 जून 1990 को हुआ था इसका प्रथम शिखर सम्मेलन। कोलमपुर मलेशिया की राजधानी कहाँ पर हुआ था? इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2 जून 1990 ईस्वी में कोलमपुर मलेशिया की राजधानी में हुआ था। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है, जो कि भूसंधि कहलाता है। भूसंधि। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा भूसंधि कहलाता है। खाड़ी। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। प्रायद्वीप की बात करते हैं भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जल डमरू मध्य की बात करें तो यह एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है और चूंकि 2 बड़े बड़े जलीय भागों के मध्य में जलसंधि होने के बाद भी यह मार्ग संचालित होता है, अतः इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य कहा जाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ब्लैक आपको हेलन केलर के संबंधित है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक है जो है नेत्रहीन अकादमिक और कार्यकर्ता हेलन केलर के जीवन से प्रेरित है। हेलन केलर याद रखिएगा। एकमात्र एशियाई देश जहां विषुवतीय रेखा गुजरती है। एशियाई देश एकमात्र जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, आपको क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कौन होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से विषुवतीय रेखा गुजरती है जो एशियाई महाद्वीप में स्थित एकमात्र देश है। विषुवतीय रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। कर्क रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात की जाए तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास एवं मेक्सिको। और मकर रेखा की अगर बात करें तो मकर रेखा हो जाएगा आपको चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवतीय रेखा याद नहीं तो भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उत्तर को कर्क रेखा, दक्षिण को मकर रेखा। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है किसका? तो भगवान महावीर का। दीपावली प्रकाश का त्यौहार जो है तथा भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। इसे जैन धर्म में दीपावलिका पर्व कहा जाता है। दीपमलिका पर्व कहा जाता है। मानता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार श्री महावीर स्वामी का कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को अवसान और अमावस्या के प्रातः काल निर्वाण हुआ था। इस दिन श्रद्धालु भगवान महावीर की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। इस दिन जैन साधक अपने घरों में दिए जलाते हैं और लक्ष्मी व कुबेर की पूजा भी करते हैं।
बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा जो है प्रतिवर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्त करने और महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बौद्ध समुदाय इसे पूरे विश्व में अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। कालिदास के प्रमुख रचना की बात करें तो अभिज्ञान संकुलतम, रघुवंशम, ये सब है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। हुडको क्या है? हुडको यानी HUDCO, हुडको एक गृह एवं शहरी विकास निगम है। गृह एवं शहरी विकास निगम है। हुडको एक गृह एवं शहरी विकास निगम है। हुडको का पूरा नाम है आपको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी। 25 अप्रैल 1970 को हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है? आवासीय परियोजनाओं के लिए, घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है हुडको का। आवासीय परियोजना के लिए, घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो आपको जाएगा हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। हिंदुकुश श्रेणी पाकिस्तान के सर्वोच्च चोटी है। हिंदुकुश ये श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। बनिहाल दर्रा तथा जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में अवस्थित हैं और यह सबसे पुरानी चट्टान से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। इस अधिनियम को सितंबर 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडिया में पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 1930 से यह प्रभावी हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इस अधिनियम द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 तथा लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही। इस अधिनियम के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। विधवाओं के पुनर्विवाह को अंतर्जातीय विवाह वायसराय नॉर्थब्रुक के समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 अधिनियम के द्वारा लाया गया था। कौन? तो अंतर्जातीय विवाह जो है वायसराय नॉर्थब्रुक के समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 अधिनियम के द्वारा लाया गया। इस अधिनियम द्वारा बहुविवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 में बनाई गई जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है। सेम में 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम में स्थित है। भारत में मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। भारत में जो है मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की अगर बात करें तो गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्ड गेट सैन फ्रांसिस्को। एंटिलीज का मोती क्यूबा। लैंड ऑफ द गोल्ड फ्लिप्स ऑस्ट्रेलिया। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन। नील नदी का देन मिस्र। अरब सागर की रानी कोच्चि। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार। अरब सागर की रानी कोच्चि। नील नदी के देन मिस्र को। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिप्स ऑस्ट्रेलिया। एंटिलीज के मोती क्यूबा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। फिफ्टी 51 क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा डी शिमला। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारत के प्रमुख शोध संस्थान और इसके जो मुख्यालय हैं यहाँ की अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम पे।
रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, भारतीय मौसम वेधशाला पूना में, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहा है तो गुलमर्ग में। भारत ने प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ये तो सीवी रमन थे। कौन थे? तो ये आपको सीवी रमन थे। भारत ने प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे आपको सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इन्हें वर्ष 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में इनके साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1954 के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति 1962, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री 1955, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था आपको ये भारत रत्न प्रथम बार किसी मरणोपरांत व्यक्तियों को दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको जो कि प्रथम विदेशी थे 1987 में, सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी 2014 में। मेरिल लिंच है। मेरिल लिंच एक निवेशी बैंक। क्या है? एक निवेशी बैंक है। मेरिल लिंच एक निवेशी बैंक है। मेरिल लिंच बैंक ऑफ अमेरिका का एक अमेरिकी निवेश प्रबंधन और धन प्रबंधन प्रभाग है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1914 को हुई थी। 6 जनवरी 1914 को। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर। कालाहारी व नाबिब दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका का। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह किसने कहा था? किसने कहा था? ये जो लाइन है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीगल हम लिखे हुए हैं। देखते हैं ऑप्शन है हीगल। देखिए उसमें ऑप्शन कुछ भी सही नहीं होगा, यहाँ पे हीगल होगा। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। यह कथन हीगल का है। किसका? हीगल का। हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। उपयुक्त प्रश्न में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कुछ व्यक्तियों के अति महत्वपूर्ण कथन के अगर बारे में बात करें तो जीवन के कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा है। सभी राजा इतिहास के गुलाम हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। मानव जाति अगर अपने आप ही छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने का योग है, ये जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है। कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होता है, ये भगत सिंह ने कहा था। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मुझे लगता है कि सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र क्या उपाय है, ये किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती पे। ताप्ती। सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। नर्मदा जबलपुर होशंगाबाद में। उसके बाद गोदावरी नासिक नांदेड़ में। मूसी हैदराबाद में। इंद्रावती जगदलपुर में। रामगंगा बरेली मुरादाबाद में। मांडवी पणजी में। सतलज या सतलुज ये लुधियाना में। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे? जमशेदपुर। यहाँ इस सब किनारे ये सब शहर है ना, इस सब नदी के किनारे बसे हुए हैं। जापान करेंसी का नाम क्या है? तो ये आपको येन है। येन। जापान करेंसी येन है। आर्मेनिया क्या है? रूबल। चीन युआन। तुर्की का लीरा। तुर्की का लीरा। फिलीपींस का फिलीपींस पीसो। भूटान का न्यूगल्ट्रम या नगल्ट्रम। यमन का रियाल। म्यांमार का क्यात। थाईलैंड का बहत। नाइजर का फ्रैंक। पराग्वे का गुआरानी। सामोआ का टेला और सूरीनाम का सूरीनाम डॉलर। फिलीपींस का फिलीपींस पीसो। भूटान का न्यूगल्ट्रम या नगल्ट्रम। यमन का रियाल है मुद्रा। म्यांमार का क्यात है। थाईलैंड का बहत। नाइजर का फ्रैंक। पराग्वे का गुआरानी। सामोआ का टेला। यूरीनाम का सूरीनाम डॉलर। सूरीनाम का सूरीनाम डॉलर। सामोआ का टेला। सामोआ का टेला। 59। 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच।
100 ईयर वॉर 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सन 1337 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक चला था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध जो है 1965 एवं द्वितीय युद्ध जो है 1971 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 1356 से लेकर 1763 ईस्वी तक 1756 से 63 तक ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांस क्या हुआ, पराजय हुई, फ्रांस की पराजय हुई है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, उनका टाइम पीरियड देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ इसमें हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वनडेवास का युद्ध 1760 में हुआ था, फ्रांसीसियों की पराजय इसमें हो गई थी वनडेवास के युद्ध में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने रूहेलाओं को हराया था। खुर्दा का युद्ध जो कि 1795 ईस्वी को हुआ था, इसमें निजाम की पराजय हो गई, निजाम की पराजय। भारत चीन युद्ध हुआ था आपको 1962 में, इसमें भारत की पराजय हुई थी, भारत की पराजय। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल की संसद आपको नेसेट नाम से जानी जाती है। विभिन्न देशों की संसद, जापान डाइट, मालदीव का मजलिस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, जर्मनी का वुडस्टेक, ताइवान का युआन, मंगोलिया का खुर्रल। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आर हैं? 24। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 आरे तिल्ली हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते जो आपको देवनागरी लिपि में क्या है तो अंकित है। राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर सफ़ेद बीच और गहरा हरा रंग के नीचे है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक की सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से किसी दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है या अहिंसा दिवस। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती भारत में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं। इन दिनों जो है सभी बैंक, वित्तीय संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय को बंद रहना अनिवार्य है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी है तो मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। यह उत्तरी अमेरिका में 6,15,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 6,15,000 वर्ग किलोमीटर में। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी एवं अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। हरमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी वो ओमान खाड़ी के मध्य स्थित है। कैम्बे की खाड़ी दक्षिणी गुजरात भारत में स्थित है। यह खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीपीय और गुजरात को अलग करती है। खाड़ी की बात करें तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी बे कहते हैं, जैसे कि ये क्या है तो बे ऑफ बंगाल है। भारत में स्थित प्रमुख खाड़ी व जल अंतराल की बात करें तो पाक खाड़ी की बात करें तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। खंभात की खाड़ी यह गुजरात के दक्षिण नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य। यह गुजरात के दक्षिण नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य है। कच्छ की खाड़ी यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। बंगाल खाड़ी यह भारत के पूर्व तट पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। यह भारत के पूर्व तट पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इसी खाड़ी में स्थित है। 64। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ये हो जाएंगे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रारंभ किया था। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया 1780 में, जिसका नाम द बंगाल गजर था। लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैये रखने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। इसका प्रकाशन जो है वो बंद कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने 1851 में सतरस्त गुप्तार गुजराती समाचार पत्र
पारसी धर्म सुधार के लिए शुरू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने होम एंड वर्ल्ड गीतांजलि साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पत्रिका का प्रकाशन किया। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो यूएसए में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, यह आपको बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। कौन? बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको देखें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी 3 नंबर पे आती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह या आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण। इसके दिन का मान एवं अक्ष के झुकाव पृथ्वी के ही समान है। इसमें 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जीवन है, जिस पर जीवन है, वो कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसे? पृथ्वी को। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का भगनी ग्रह यानी जुड़वा भवन भी कहते हैं। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो चीन की है। किस देश की है? चीन की है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर में स्थित है। यह भारत का एक मूर्तिकला गार्डन है। इसका निर्माण नेकचंद ने करवाया था। नेकचंद ने। अब जो है अगर 2025 के देखते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन बनी है, तो ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपल सुचाता चुआंगश्री जो कि 2025 में बनी है, वो आपको है थाईलैंड की। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हमारे भारत में किया गया, हैदराबाद, तेलंगाना। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? तो दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। टोडरमल ने 1580 में आईने दसाल नामक व्यवस्था प्रारंभ की, जो जब्ती प्रणाली का रूप था। आईने दसाल भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। मुगल काल के पदाधिकारी की अगर बात करें तो वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शाही दीवान वित्त मंत्री को, मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष, मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी, मीर मुंशी पत्राचार विभाग का अधिकारी, सदर उस सुदूर धार्मिक मामलों के मंत्री। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। और वो दिव्य वरदान के अनुसार, किसके अनुसार? तो दिव्य वरदान के अनुसार सुभद्रांगी था। ठीक है। मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर और उड़ेगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर और उड़ेगोलम अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में अशोकवर्धन को अशोकवर्धन कहा गया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। हिंदू बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। इसे जो है अमित्रघात यानी अर्थ शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसी? सेल्यूकस निकेटर को। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। निम्न का मिलान करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा, यानी ए का बी, इसका हो जाएगा 1951 से 1956। वार्षिक योजना हो जाएगा 1966 से लेकर 1969। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1969 से 74। रोलिंग प्लांट हो जाएगा आपका 1978 से लेकर 79।
प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1956 तक था। वार्षिक योजना यानी योजना अवकाश 1956 से लेकर 1969। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974। रोलिंग प्लांट 1978 से लेकर 1979। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56। यह योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। वार्षिक योजना 1966-69 की बात की जाए तो इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्रमशः 1966-67, 67-68 और 68-69 में लागू की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी में यह योजना D.R. गॉडविल मॉडल पर आधारित था। रोलिंग प्लांट अनवरत योजना है जो अनवरत योजना है 1978 से लेकर 80 में। 1978 से लेकर 83 अवधि के लिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1980 में यह समाप्त कर दी गई थी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत 622 ईस्वी में, विक्रम संवत 57 अन्य स्रोत में 58 ईसा पूर्व, इलाही संवत 1583 ईस्वी में। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा आपको तमिल है। तमिल भाषा के आरंभिक शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल इस भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी आर्य भाषा परिवार भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है हिंदी। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 341 के 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तेलुगु की बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा है। तेलुगु भाषा के कुछ शब्द पहली सदी में हाली द्वारा रचित गाथा सप्तमी में मिलते हैं। हाल का संबंध सातवाहन वंश से था। हाल का संबंध। कन्नड़ की बात करें तो यह भाषा लगभग 2500 वर्षों से उपयोग में है। 2500 वर्षों से। आरंभिक कन्नड़ भाषा का लिखित रूप जो है 450 ईस्वी में हेलविड नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख से मिला है। हेलविड नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी यूएनई की एजेंसियां नहीं है? यूएन की CUN कौन सी CUN के नहीं है? तो ICRC यूएन के सिर्फ यूएन होगा। ठीक है। कौन सी जो है यूएन है बस यूएन। ICR यूएन की एजेंसी नहीं है। ICRC का मतलब है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और रेड क्रॉस से विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध और विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना और घायलों को इलाज कराना है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल पुरस्कार शांति मिला है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें, इसकी स्थापना आपको 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड तथा सदस्य देशों की संख्या 194 है। उद्देश्य विश्व में समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। और हाल ही में WHO से अमेरिका बाहर हो गया है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना हुई थी FAO की। इसका मुख्यालय आपको रोम इटली में है। भी उद्देश्य है कि विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। उद्देश्य है कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना, ये ILO का मुख्य क्या है उद्देश्य है। 1969 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? ILO को। मोहिनीअट्टम किस राज्य के नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम आपको केरल राज्य के नृत्य है। केरल की मोहिनीअट्टम केरल राज्य के लोक नृत्य है। वर्तमान में भारत के 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, जो कि निम्न है। कितने को? 8 को। ये हमेशा याद रखिएगा। पहला पे आपको भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, कथकली केरल में, कथक उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी ओडिशा में,
मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरल में। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। सीवी संगमा है, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, 25/7/2007 से लेकर जुलाई 2012 तक। श्री जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वाजपेयी सरकार 1998 से लेकर 2004 के दौरान उन्होंने कई बार वित्त, विदेशों मामले और रक्षा के कैबिनेट विभाग को संभाला। श्री P.A. संगमा भारत के प्रथम जनजातीय आदिवासी लोकसभा अध्यक्ष थे। श्री P.A. संगमा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25/7/2002 से लेकर 25/7/2007 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 15वीं अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू है, ओडिशा की है, दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जो कि UPA थे, UPA पार्टी के। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है आपको SY कुरैशी, ये नहीं होगा, ज्ञानेंद्र कुमार है। वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो कि अब नहीं है, ज्ञानेंद्र कुमार है। इन्होंने 15 मई 2022 को पद संभाला था। कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका कार्यकाल जो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वहाँ तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है जो प्रतिमाह 2.5 लाख के करीब है, 2.5 लाख के। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में वर्णित है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में? यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? ये मुंबई में है। मुंबई में आदर्श सोसाइटी मुंबई से संबंधित है। आदर्श सोसाइटी घोटाला मुंबई की सहकारी गृह निर्माण संस्था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। इस घोटाले का आरंभ जो है 2002 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हो? 2002 में। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के कुल 6 पदक जीते। निम्न में से खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? अभिनव बिंद्रा नहीं दिए। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए 6 पदक में अभिनव बिंद्रा का योगदान नहीं था। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। विजय कुमार निशानेबाजी में, सुशील कुमार कुश्ती में, गगन नारंग निशानेबाजी में, मेरी कॉम मुक्केबाजी में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, योगेश्वर कुश्ती में। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। रैंक था आपका उस समय भारत का 48। स्वर्ण पदक 1 जो कि नीरज चोपड़ा ने, रजत पदक 2 मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, कांस्य पदक 4 PV सिंधु, लवलीना बारागोहन बजरंग पुनिया पुरुष हॉकी टीम। ठीक है। 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य टोक्यो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। शुभंकर थी मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या थे? तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशन। 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को 2020 में। लॉरेन हर्बर्ट न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिला के 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहली ट्रांसजेंडर महिला भी बनी, पहली ट्रांसजेंडर बनी। 80 निम्नलिखित में से कौन संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या को प्रमाणन करती है? कौन करती है? तो ABC करती है। ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक संस्था है जो समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय इसकी मुंबई में है। ISI यानी इंटर सर्विस एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो यह पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। INEC यानी NA की बात करें तो ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 24 अगस्त 1947 को की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र एजेंसी है। 81 विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो रोजर फेडरर ने जीता। रोजर फेडरर ने। ठीक है। 2025 की बात की जाए, 2025 विंबलडन की जो कि हो चुकी है, उसमें जो है ना पुरुष एकल खिताब आपको जीते हैं जैनिक सिनर। कौन है? जैनिक सिनर।
और ये किसको हरा के जीते हैं, तो कार्लोस अल्कराज को 4 सेटों में हराया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 82 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? श्री कुलदीप फ्रांसिस। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए आपको मिल रहा है क्योंकि उससे 12 का क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई, प्रथम बार वितरण 1958 में, तथा यह पुरस्कार जो है इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक है आपको सरकारी सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है। और 2025 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एजुकेटेड गर्ल को दिया गया है। ठीक है। 83 नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल विक्रम सिंह। ठीक है, 2012 की बात किया जा रहा है। वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। लेकिन ये पहले था, लेकिन अब जो है ना, अभी 2025 में भी बदल गया फिर से। और अभी जो है वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष आपको हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30 जून 2024 को शपथ लिया है। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? VVS लक्ष्मण। 2012 की बात इसीलिए है। और अभी जो है आपको 2 महान प्लेयर ने संन्यास लिया है टेस्ट से, रोहित शर्मा और विराट कोहली। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्मों का। पैलियोंटोलॉजी है जीवाश्मों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। जरोंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान कहलाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीजों से। सूती कपास रेशा बीज से प्राप्त किया जाता है। पत्ती की बात करें तो ये हरे रंग का होता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए द्वारा भोजन बनाना है। तना की बात करें, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर से वृद्धि करता है। यह परांकुर से विकसित होता है। यह पौधे को परोह तंत्र बनाता है। जड़ पौधे को अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूसलाधार, एक होती है अपस्थानिक जड़। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। पुष्प की बात करें तो यह पौधे के जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग नर एवं जायांग मादा पाए जाते हैं। 88 एक वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 होता है। रक्त 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। देखते हैं प्लाज्मा रुधिराणु। प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा में पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। शेष 10% में प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज तथा अन्य कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में अत्यधिक मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन घुले होने के कारण ही रक्त गाढ़ा, लसलसा तथा सियान विस्कस होता है। रक्त में सर्वाधिक संख्या RBC की होती है। इनकी संख्या 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में RBC की संख्या थोड़ी कम होती है। RBC के जीवद्रव में राइबोसोम के अतिरिक्त कोई अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। RBC के जीवद्रव में लोह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं का रंग कैसा होता है तो लाल होता है। एवं O2 की लेने देने की क्षमता में रक्त की हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिली होता है।
रुधिराणु की बात करें तो यह रक्त कोशिका 45% भाग होता है। यह इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण की बात करें तो स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। इसका जीवनकाल 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, किसकी, आरबीसी की। इसीलिए यकृत को प्लीहा का यानी आरबीसी का कवरगा कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से लेकर 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसकी कोशिका का आकार अनियमित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थिति होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह कोशिका रंगहीन होता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी के जीवद्रव में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ऐसे डब्ल्यूबीसी यानी ग्रेन्युलोसाइट कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स उदासीन और इओसिनोफिल अम्लीय और बेसोफिल्स क्षारीय होते हैं। जिस डब्ल्यूबीसी के जीवद्रव में कोई सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते हैं उसे एग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो विभिन्न जीवाणुओं के संक्रमण में पहले न्यूट्रोफिल और बाद में मोनोसाइट्स जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है और शरीर में संक्रमण होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में नोचनी, खुजली, दमा तथा खांसी ऐसी एलर्जी का संक्रमण होने पर एसिडोफिल सुरक्षा प्रदान करता है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह जो है 2 प्रकार के होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण लिम्फ नोड के अतिरिक्त प्लीहा यानी थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि में जाम होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो रक्त में इनकी संख्या 1.5 से लेकर 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। ये रक्त कोशिका केवल स्तनधारी के शरीर में ही पाया जाता है। रक्त स्राव के समय में रक्त का थक्का बनाकर रक्त का स्राव को बंद कर देते हैं। रक्त का थक्का बनने में 5 से 10 मिनट तक का समय लगता है। सार्वत्रिक ग्राह्य रक्त समूह है आपका AB। सार्वत्रिक ग्राह्य रक्त समूह को AB कहा जाता है। रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्तों को भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणों में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें एंटीजन A होता है रुधिर A वर्ग होता है, जिसमें एंटीजन B होता है रुधिर B वर्ग B होता है, और जिसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं रुधिर वर्ग AB होता है, जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है रुधिर वर्ग O होता है। रुधिर आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रुधिर वर्ग की अगर बात करें तो रुधिर वर्ग किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है और किस वर्ग से रुधिर लिया जा सकता है इसके बारे में। तो मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप A है तो वो आपको जो है सिर्फ A और B को ही दे सकता है, लेकिन O और A से ले सकता है। B जो सिर्फ B और AB को ही दे सकता है और वो O और B से ले सकता है। AB बस AB को दे सकता है और लेकिन O, A, B तथा AB यानी सभी से ले सकता है। O जो है आपको A, B, O सभी को दे सकता है, लेकिन केवल O से ही ले सकता है। ब्लड ग्रुप अगर कमेंट करिएगा तो आप कर सकते हैं, आप अपना बताइएगा। मेरा है AB पॉजिटिव, आप बताइएगा अपना 90। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है उपयुक्त सभी। कौन होता है? उपयुक्त सभी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, फिलोक्सल्साइड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें उपयुक्त विकल्प में से सभी पाया जाता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। इसके अतिरिक्त इसके धुएं में निकोटीन यानी हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों और फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन, बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। निकोटीन अधिवीर ग्रंथि को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रेनल और नॉर एड्रेनल रक्त परिसंचरण में मोचित होती है, अर्थात छोड़ी जाती है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती है। धूम्रपान फुसफुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनी शोध, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठरवर्म, गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिम आवध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं तो पोलराइड होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में पोलराइड का प्रयोग होता है। एक पोलराइड 3D सिस्टम प्रत्येक आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश को सीमित करके त्रिआयामी छवियों का भ्रम बनाने के लिए पोलराइड चश्मे का उपयोग होता है। भारत में 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन पहला था। द्विकेंद्रीय लेंस की बात करें तो इसका ऊपरी भाग अवतल व नीचे का भाग उत्तल लेंस यानी उत्तरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस की अगर बात करें, उत्तर लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। उत्तर लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, अतः यह अभिसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। यही समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु से अपसारित करते हैं, अतः यह अपसारी लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपसारी। अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहलाते हैं। डिटर्जेंट किस सिद्धांत के सतहों पर सफाई करते हैं? तो ये आपको करते हैं पृष्ठ तनाव। डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मेल के गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। पानी में घुलनशील डिटर्जेंट उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें RCOM+ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सोडियम जो है सोडियम सिट्रेट जल में विलीन करने पर RCOO एवं Na+ आयनों को विघटित हो जाता है, किंतु RCOO आयन के 2 भाग होते हैं। एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसे अध्रुवीय पृक्ष भी कहते हैं, जो जल प्रतिकर्षी होती है, तथा ध्रुवीय समूह यानी COO ध्रुवीय रासायनिक शीर्ष पर भी कहते हैं, जो जल रागी होता है। RCOO आयन पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनका COO यानी कार्बोक्सिलिक समूह जो है कार्बोक्सिलिक समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर रहते हैं, परंतु क्रांतिक मिश्रित सांद्रता पर रेनान विलयन के स्थूल में खींचे जाते हैं एवं गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि उनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं गोल के पृष्ठ पर रहता है। इस प्रकार बना आयनिक मिश्रण कहलाता है। इन मिश्रणों में इस प्रकार के 100 तक आयन हो सकते हैं। इस प्रकार अपमार्जकों जैसे सोडियम लॉरिक सल्फेट CH3 CH2 SO4 Na+ में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सहित SO4- ध्रुवीय समूह है। ध्रुवीय समूह जल में अन्योन्क्रिय कर सकते हैं, अतः सिएरेटेड आयनों में घिरी हुई तेल की बूंदें जल में खींची जाती है एवं गंदगी सतह हट जाती है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है। श्रेणता की बात करें, तरलता का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, श्रेणता कहलाता है। श्रेणता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है। श्रेणता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्रेणता अणुओं के मध्य लगने वाला संसंजक बलों के कारण होता है। गैसों में श्रेणता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। एक आदर्श तरल की श्रेणता कितनी होती है? 0 होती है। इसका सह मात्रक डेका पॉइंट या पॉइजली PI या पास्कल सेकेंड है। इसे प्रायः n नीटा से सूचित किया जाता है। प्रत्यास्था की बात करें तो प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु इस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी मूल पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। पूर्व अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? यह जगह डिजिटल वेस्टरलाइट डिस्क। निम्नलिखित में से डिजिटल वेस्टरलाइट डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। DVD यानी डिजिटल वेर्सेटाइल वीडियो यानी डिस्क DVD में CD की तुलना में ज़्यादा संग्रहण क्षमता में होता है। CD की तुलना में लेज़र बीम की लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रयोग होता है। इसकी संग्रहण क्षमता रेंज जो है 4.7 GB से 17 GB तक होता है। द्वितीयक स्मृति युक्ति की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क की अगर बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क में आपको होते हैं 3 टाइप के। एक होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मेमोरी डिस्क, और दूसरा है आपको ऑप्टिकल डिस्क। द्वितीय स्मृति डिस्क में 2 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क आपको 3 टाइप होते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मेमोरी डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क भी आपको 3 टाइप्स के होते हैं, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क यानी ब्लू रे डिस्क, और तीसरा है आपको सॉलिड स्टेट डिस्क, ये पेन फ्लैश ड्राइव आता है। ये आपको द्वितीयक में, द्वितीयक स्मृति युक्तियाँ में एक बार फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क, इसके जो नाम दिए हुए हैं अलग अलग। प्रोटीन बने होते हैं किसके? एमिनो अम्ल के बने थे।
एमिनो अम्ल के, डी हो जाएगा। प्रोटीन अम्लों अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलिस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। दोनों कार्यों के लिए मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसके शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन द्वारा प्राप्त होता है। सोयाबीन और मूंगफली के प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्य शक्ति महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकोर यानी एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। वसा अम्ल की बात करें तो वसा अम्ल कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला द्वारा गठित कार्बनिक अम्ल है, जिनके एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक मूलक यानी COOH होता है। यह संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों ही प्रकार का होता है। जिस वसा में अम्ल के सभी बंध एकल होते हैं उसे संतृप्त तथा जिसमें एकल के अतिरिक्त द्विबंध या त्रिबंध होते हैं उसे असंतृप्त की श्रेणी में रखते हैं। न्यूक्लियम अम्ल की बात करते हुए वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिभाषित करते हो एवं कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुलिखित व अनुवादित करते हो न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसको RNA बोलते हैं। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। यूनिवेस उदाहरण है किसका? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। यूनिवेस प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर है आपको एडवेक IBAS 701, IBM 650, Mark II, Mark III आदि। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की अगर बात करें IBM 1602, IBM 7094, PDP-1, PDP-5 आदि। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें IBM 360, IBM 370, ICL 1900, बरोज 5700, CDC 3000 और हैनिवेल 6000 आदि। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात करें तो IDEC 10 हो गया, स्टार 1000 हो गया, क्रे 1 हो गया, CRAXY MP हो गया और हिचकी 828 हो गया एवं IBM 82 हो जाएगा आदि। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ऑर्केल। क्या हो जाएगा? ऑर्केल एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सर्वर बेस्ड ऑन मल्टी यूजर बेस्ड RDBMS सॉफ्टवेयर बनाती है। लिनक्स की बात करें तो सन 1991 ईस्वी में इसका प्रथम संस्करण लाया गया। यह यूनिक्स के तहत कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम कंप्यूटर को निर्देश और अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? तो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता और कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम का काम करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के उपभोक्ता और कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम का काम करता है। इसका जो हो जाएगा 97 का हमारा। आगे देखते हैं। डेसिबल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। डेसिबल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति जो हो जाएगा इनकोडोर हो जाएगा A नंबर। डेसिबल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति इनकोडोर कहलाती है। 98। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो ये हो जाएगी चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। इसके बाद तांबा का स्थान आता है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट आदि। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। 99। सबसे अधिक आधातवर्धीय धातु कौन सी है? सोना है। सबसे अधिक आधातवर्धीय धातु कौन है? सोना।
धातु आधारवर्धनीय के मामले आधारवर्धनीय की बात की जाए तो धातु कैसी होती है, तो आधारवर्धनीय होती है यानी मेलेबल होती है, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। बिना टूटे हुए सोना यानी AU और चांदी सर्वाधिक आधारवर्धीय होते हैं, सर्वाधिक आधारवर्धीय होते हैं। लास्ट ही पेज है, खत्म हो गया है। चांदी सर्वोत्तम संचालक सुचालक धातु है। प्लेटिनम सोना और चांदी के बाद सर्वाधिक आधारवर्धी धातु है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। प्लेटिनम को मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो क्वाड्रेट्रा संघ का प्राणी है। क्वाड्रेट्रा मनुष्य क्वाड्रेट्रा संघ के अंतर्गत स्तनी वर्ग यानी मैमलिया क्या कहते हैं, मैमलिया में आता है। इसमें सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इसका हृदय 4 वेस्मी यानी कोष्ठक चैम्बर का होता है। मोलस्का की अगर बात करें, मोलस्का जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जंतु का ये प्राणी जो है लवणीय और अलवणीय जल में रहते हैं। इनका शरीर पार्श्व समिति त्रिकोणिकी तथा प्रगुही होता है। शरीर कोमल होता है जो कठोर कैल्शियम कवच द्वारा ढका रहता है। इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है एवं श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य भी होते हैं। किसमें, तो मोलस्का में। मुंह में भोजन हेतु रेडुला पाई जाती है। किसमें, मोलस्का में, जो रेती के समान घिसने का कार्य करता है। सिर पर संवेदी स्पर्शक सेंसरी टेस्टल्स पाए जाते हैं। सामान्यतः नर एवं मादा पृथक होते हैं इसमें जो है मोलस्का में, तथा अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण घोंघा, पायला, पिकटांडा, पियरली ऑयस्टर, सीपिया कटलफिश उसको बोलते हैं, ऑक्टोपस, एम्प्लिसिया आदि। सामान्यतः नर एवं मादा पृथक होते हैं इन सब में। पोरीफेरा जगत की बात की जाए, पोरीफेरा इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं एवं ज़्यादातर असीमित होते हैं। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्र यानी ऑस्ट्रिया के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है एवं बड़े छिद्र यानी ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है, ऑस्कुलम के द्वारा। उदाहरण साइकोन, एस्पेंजिला, मायोनिया और यूस्पांजिया, वात स्पंज आदि। साइकोन देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण में दिया गया साइकोन, स्पंजिला, मायोनिया, यूस्पांजिया, वात स्पंज आदि, ये सब किसके, पोरीफेरा के हैं। एम्फीबियन वर्ग की बात करें, एम्फीबियन वर्ग की, एम्फीबियन ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। एम्फीबियन जो है जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। श्वसन क्लोम में जिनको फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है इनके एम्फीबियन वर्ग के बच्चे, एम्फीबियन वर्ग के जंतुओं के। ये असमतापी प्राणी होते हैं एवं अंडोत्सर्जन करते हैं। उदाहरण की बात करें, बुफोटोड, मेढक हो गया, हाइला वृक्ष मेढक, सेलामेंडर, इक्यूथोफिस, पाद रहित उभयचर जिसकी जिह्वा नहीं होती है। पाद रहित उभयचर जिसकी जिह्वा नहीं होती है। नोट की बात करें तो लंग फिश मत्स्य एवं उभयचर के बीच कड़ी है। लंग फिश जो है मत्स्य एवं उभयचरों के बीच एक कड़ी है। ठीक है, नोट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिया है कि लंग फिश मत्स्य एवं उभयचरों के बीच की कड़ी है। लंग फिश कौन है, लंग फिश। उसके बाद है नेट्यूरस सेलामेंडर की एक प्रजाति है। नेट्यूलस जो है सेलामेंडर की एक प्रजाति है। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। मेढक के कायांतरण में जो है आंत छोटी हो जाती है। मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों द्वारा श्वसन कर सकती है। मेढक जो है त्वचा और फेफड़े दोनों द्वारा श्वसन कर सकती है। तो आज जो है देखिए 18 पेज का था, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। और आज जो है आपको एक और क्लास हम लाएंगे शाम में, सेट नंबर 24, वो भी बहुत छोटी है, करीब 15 या 16 पेज की है। इसीलिए सोचे क्या करवा ही देते हैं, जल्दी हो जाएगा। और कल सेट नंबर 25 लास्ट हो जाएगी इसकी। सेट नंबर आज 23 कंप्लीट होता है। 24 नंबर सेट शाम में आपको 8 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। अभी मैं क्लास नहीं बनाया हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बनाऊँगा ज़रूर। 24 नंबर बहुत छोटा ही है, जो 18 पेज का था वो लगभग 13 ही पेज का है, 13-14 पेज का है। बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, यानी 1 सवा घंटा के अंदर हो जाएगा। सेट 25 का लास्ट बचेगी, वो 25 की 25 क्लास आपकी कवर हो जाएगी। आप रिवीजन के तौर पे ये कर सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक है। और क्या है ना कि करंट अफेयर जो भी क्वेश्चन आती है तो मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। आप देखे होंगे अगर आप कर रहेंगे शुरू से, तो अगर करंट अफेयर मान लीजिए पुरानी है, जैसे कि ये 2012 की था, 12 का था,
तो 12 करंट अफेयर्स में था, तो मैं क्या किया उसको अपडेट कर देता हूँ, 25 का कर देता हूँ। इस तरह से आपका न्यू भी जानकारी मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।